हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर पढ़ रहे थे 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो उसके अंदर अपने पास लास्ट में टॉपिक था रेटिना। तो रेटिना बता रहे थे कि इट इज़ द स्क्रीन ऑफ एन आई। ये एक आई की एक स्क्रीन की तरह काम करता है, वेयर इमेज इज फॉर्म, जहाँ पर इमेज बनती है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल। इसके अंदर दो तरह की सेल्स होती हैं। एक तो होती है कोन सेल, जो कि क्या करती है, कलर के ऊपर रिस्पॉन्स करती है कि किस तरह का कलर है। रोड सेल्स होती हैं दो सेल्स विच रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट की इंटेंसिटी का काम करती है, यानी कि बताती है कि कितनी हाई इंटेंसिटी की है, यानी कि कितनी ज़्यादा लाइट है या कितनी कम लाइट है, कितनी लो इंटेंसिटी की है, इस तरह से। तो देखो फिर अपन यहाँ पे आ जाते हैं कि आगे है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट ये भी अपने पास रेटिना का ही काम करता है, एक तरह से रेटिना पे ही प्रेजेंट होता है। तो ये पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर द मोस्ट क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड, वो पॉइंट रेटिना का जहाँ पे सबसे क्लियर इमेज बनती है। तो यहाँ से ना एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि उस पॉइंट का नाम बताओ जो कि रेटिना पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे सबसे क्लियर इमेज बनती है। तो वो कौन सा है? येलो पॉइंट, येलो स्पॉट है। तो टू टाइप्स की होती हैं ये। एक तो होता है ब्लाइंड स्पॉट। इसके ऊपर क्या होता है कि इट इज दैट पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर नो इमेज फॉर्म, जहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनती। एंड ऑप्टिक नर्व दैट कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन। ये क्या करती हैं, आंखों के साथ कनेक्ट करके रखती हैं आईज को, कि जैसे हमने कुछ देखा तो देखने के बाद हमें कब कैसे पता चलता है कि ये वही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने माचिस देखी, माचिस में मेरे सामने पेन पड़ा है, ठीक है। अब मैंने देखा कि ये पेन है, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये पेन है? मेरी जो आंखों की ऑप्टिक नर्व्स है वो जाके माइंड को बताएंगी, ब्रेन को, और फिर हमारा ब्रेन जैसे इसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये क्या है, एक पेन है, ठीक है। तब उसको जान लेता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। फिर आता है अपने पास एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एक फ्लूइड होता है जो कि प्रेजेंट होता है कोर्निया और लेंस के बीच में, ठीक है। अब कोर्निया और लेंस है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। देखो ये रहा, ये जो अपने पास डायग्राम है ना यहाँ पे, तो इसमें ये कॉर्निया है यहाँ पे, और ये अपने पास क्या है, लेंस है। तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि हम कई लगातार किसी भी चीज़ को है ना ऐसे देखते रहते हैं तो हमारी आंखों में पानी आ जाता है, ठीक है। तो वो का क्या किसकी वजह से आया, मतलब वो लेंस के पास से क्रिएट होता है ऐसे हल्का सा, कभी देखना आप मतलब ध्यान से। तो वो होता है एक्वस ह्यूमर से, ठीक है। द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। फिर अपने पास है इसके फंक्शंस। इट इज़ ए वाटरी फ्लूइड होता है ये, प्रेजेंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द आई, हमारी आंखों के अंदर की तरफ। एंड इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द आई। और इसका फंक्शन क्या है कि ये हमारी आंखों को अंदर की, यानी कि अंदर के जो पार्ट्स हैं उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे? प्रोटेक्ट द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द आई, ये दे रखा है, सॉरी इंटीरियर पढ़ गई मैं। प्रेजेंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द आई, आंखों के इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। एंड इट फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द आई। और इसका फंक्शन क्या है कि ये अपनी आंखों का बाहर का जो पार्ट है ना उसको मतलब प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज ए सडन चेंज इन द एटमोसफियर प्रेशर। जब एटमोसफियरिक प्रेशर में बहुत अचानक से चेंज हो जाता है ना, तो उस केस में हमारी आंखें क्या करती हैं, कोलैप्स करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ऑल्सो इट इज़ द फ्लूइड दैट फ्लोज आउट फ्रॉम द आई। ये वो फ्लूइड है जो हमारी आंखों से बाहर निकलता है वैन वी विंक आवर आइज, जब हम अपनी आंखों को मसलते हैं या कुछ भी करते हैं। सो इट वॉशेज द आई, ये हमारी आंखों को साफ कर देता है। एंड आल्सो कीप्स इट मॉइस्ट, और हमारी आंखों को मॉइस्ट भी रखता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कई देरों तक अपनी आंखें झपकाती नहीं हूँ, पलकों को नहीं झपकाती, ऐसे ही रखती हूँ। कुछ 4-5 मिनट के बाद ऐसे झपकाऊंगी तो मेरी आंखों में अपने आप ही पानी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो आंखें ना वो बाहर से सूख जाती हैं, एयर लगती है आंखों के ऊपर तो बाहर से सूख जाएंगी। जैसे हम पलक झपकाएंगे तो ये जो वाटरी फ्लूइड है ये आंखों के ऊपर आ जाता है और ये मॉइस्ट बनाने की कोशिश करता है उसको। फिर आता है विट्रस ह्यूमर। क्या होता है? द फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना। ये लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी आंखों के अंदर है। देखो ये वाला, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना अपना, ये सारा रेटिना है इधर। तो इसके अंदर ये क्या होता है कि विट्रस ह्यूमर होता है, यानी कि ये एक फ्लूइड है जो कि लेंस और इस रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, इट इज़ फंक्शन इसके क्या है कि इट इज़ ए डेंस जेली लाइक फ्लूइड, यानी कि घना होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, जेली टाइप का होता है। एंड प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई, अपनी आँख से पहले मतलब प्रेजेंट होता है अंदर की साइड। एंड इट फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज ए सडन चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, की वजह से जब अंदर की साइड जब कोई इफेक्ट पड़ता है तो उसको हमारी आंखों से प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो कीप्स इन फोकसिंग द इमेज क्लियरली ऑन द रेटिना।
और ये क्या करता है, रेटिना के ऊपर जो फोकस होने से, यानी कि इमेज जो क्लियर बन रही है ना, उसको क्लियर करने के लिए भी, मतलब फोकस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। फिर अपने पास आता है कि एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ द प्यूपल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हमने पढ़ा था कि प्यूपल का फंक्शन होता है कि क्या करता है, अपनी आँखों को क्या करता है, मतलब प्यूपल क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत तेज आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर बहुत लो इंटेंसिटी की होगी तो एक्सपेंड हो जाएगा। व्हेन वी आर एक्सपोज टू ब्राइट लाइट, जब हम बहुत ही तेज रोशनी वाली लाइट के अंदर जाते हैं, द आइरिस कंट्रिक्ट्स, सिकुड़ जाती है, द प्यूपल पार्शली, और वी कैन से दैट प्यूपल शॉर्टन्स, तो प्यूपल क्या होगा, छोटा हो जाएगा। दैट द राइट अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स, ताकि जो सही अमाउंट की लाइट है वही हमारी आंखों में जाए, ज़्यादा तेज रोशनी की ना जाए। एंड द क्लियर इमेज इज फॉर्म, जिसकी वजह से क्लियर इमेज का फॉर्मेशन है। ठीक है, फिर इसमें अपने पास आता है कि वेयर एज इन ए डार्क रूम, जब हम किसी भी अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं, प्यूपल एक्सपेंड, तो हमारी प्यूपल एक्सपेंड हो जाती है। क्यों, इट्स सेल्फ टू गैदर मोर लाइट, ताकि उसको आसपास से ज़्यादा लाइट मिल सके, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए क्लियर इमेज, ताकि उसको इमेज है वो बहुत क्लियर मिले। तो इसके ऊपर ना मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल देती हूँ। आप क्या करो, जैसे आप अपने रूम में जाते हो ना, अपने रूम को चारों तरफ से मतलब बिल्कुल बंद कर दो। बंद करने के बाद उसकी लाइट को ऑफ कर दो। लाइट जैसे ही ऑफ करोगे ना, आपको वो कमरा अंदर से इतना डार्क दिखेगा, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, कुछ देर के बाद 15-20 मिनट के बाद आप ऐसे ही बैठे रहो। ठीक है, ऐसे ही बैठने के बाद जब आप थोड़ी थोड़ी मतलब देखोगे, तो अब आपको क्या लगेगा कि आपको साफ दिख रहा है, मतलब इतना भी नहीं क्लियर कि सब कुछ चमकता हुआ नहीं, लेकिन आपको इतना दिख रहा है कि मतलब कहाँ आपका बेड है, कहाँ आपकी चेयर है, मतलब इतना तो हमें दिख ही जाता है। तो ये अपनी आई है, इसके ऊपर 2 पॉइंट बना रखें। जब पॉइंट बहुत दूर होता है तो उस केस में रेटिना के नीचे इमेज बनती है। ठीक है, और जब पॉइंट नियरर होता है ना, तो उस केस में रेटिना के ऊपर इमेज बनती है। ये चीज़ आप याद रखना, ये 2 पॉइंट याद रखना, इनको ना एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। फिर अपने पास आता है कमोडेशन ऑफ आई। इट इज़ एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। ये क्या है कि अपनी आई की एबिलिटी है कि ये क्या करता है, लेंस, आई लेंस को क्या करता है कि मतलब आई की क्या है, एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, लेंस की, आई की जो लेंस है उसकी एक ऐसी एबिलिटी है कि ये अपना जो लेंस होता है ना, फोकल लेंथ को अपने आप ही एडजस्ट कर देता है, सो दैट ए क्लियर इमेज इज फॉर्म, ताकि रेटिना के ऊपर एक बिल्कुल क्लियर इमेज मिले। दैट कैन बी ईजिली रिकॉग्नाइज बाय आवर ब्रेन, मतलब इतनी क्लियर इमेज मिले कि जिससे कि हमारा ब्रेन है ना उसको ईजिली रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके। फिर आता है इन केस ऑफ फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा दूर हैं तो क्या होगा कि इन ऑर्डर टू सेक ए फार इन ऑर्डर टू सी ए फार ऑफ ऑब्जेक्ट, जब किसी केस में मतलब जब हम बहुत ही दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वर सिलरी मसल्स, जो हमारी सिलरी मसल्स होती हैं, लेंस होता है, और जो फोकल लेंथ होती है ना, अंडरगो से चेंज, उनके अंदर चेंजमेंट आ जाता है। कैसे कि सिलरी मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स कर देती हैं, लेंस बिकम थिन हो जाता है, मोटा हो जाता है, एंड इलोंगेटेड और लंबा हो जाता है। ठीक है, एंड फोकल लेंथ इंक्रीजेज, जिसकी वजह से जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। और इन केस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में है तो उस केस में क्या होता है कि इन ऑर्डर टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जो होगा एंड क्लियरली मसल अंडरगो चेंज, दोनों इन दो के अंदर चेंज होता है। उसमें तो उसके अंदर क्या होता है, 3 में चेंज होता है। एक तो होता है हमारे पास केस ऑफ बहुत ज़्यादा फार ऑब्जेक्ट होती है ना, उसमें होता है सिलरी मसल्स में भी होता है, लेंस में भी होता है, फोकल लेंथ में भी होता है। ठीक है, सिलरी मसल्स क्या होती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, लेंस जो है हमारे पास वो थिन हो जाता है, मोटा हो जाता है, और इलोंगेटेड थोड़ा लंबा हो जाता है, एंड फोकल लेंथ जो होती है ना वो उसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब कोई भी चीज़ पास है, नियर बाय ऑब्जेक्ट है, तो उसके इसमें सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर ही इफेक्ट पड़ता है, एक तो लेंस के ऊपर, दूसरा सिलरी मसल्स के ऊपर। ये क्या करती है, इनके अंदर थोड़ा चेंज आ जाता है, क्या कि सिलरी मसल्स कंट्रैक्ट है, ये कंट्रैक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, लेंस बिकम थिक, सॉरी उसमें थिन था, पतला हो जाएगा ना, जल्दी जल्दी मैं बोल गई, ठीक, इसमें मोटा हो जाएगा, एंड शॉर्ट, और क्या हो जाएगा, छोटा, एंड द फोकल लेंथ डिक्रीज, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गई। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड सिलरी मसल्स, इनके ऊपर इस तरह से इफेक्ट पड़ता है। तो उसमें क्या था कि लंबा होगा तो खींचने की वजह से वो पतला हो जाता है, इसमें क्या होगा, छोटा होगा, छोटा होने की वजह से वो मोटा हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर इंटेंसिटी का जो फार ऑफ है उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और जो नियर बाई है उसके अंदर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर अपने पास आते हैं आई डिफेक्ट्स। क्या क्या है आई डिफेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये भी इम्पॉर्टेंट है,
इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब आंखों से रिलेटेड बीमारियों के बारे में। तो ये अपने पास 3 तरह की हैं। सबसे पहले तो किसी को दूर का दिखाई नहीं देता, पास का सही दिखाई देता है। कई ऐसे होते हैं जिनको पास का दिखाई नहीं देता लेकिन उनको दूर का सही दिखता है, ठीक है। और जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनका एज की वजह से ना तो उनको दूर का दिखाई देता और ना ही उनको पास का दिखाई देता। तो सबसे पहले हम आई डिफेक्ट में पढ़ने वाले हैं मायोफिया। मायोफिया क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस है, यानी कि इसमें हमें पास का तो दिखाई देगा लेकिन दूर का नहीं दिखाई देगा। इसमें बेटा थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़न है। मायोफिया जिसका नाम शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। तो इसका मतलब होना चाहिए शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का नहीं दिखना चाहिए, दूर का दिखना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें नाम इस तरीके से दे रखा है जो हमें दिखाई देता है ना वो उसका नाम है कि शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि हमें पास का तो दिखाई देगा लेकिन हमें दूर का नहीं दिखेगा। क्या? इट इज़ अ डिफेक्ट इन विच ए पर्सन इज अनेबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर है ना उनको कोई भी पर्सन मतलब दिखाई नहीं देता उनको, बट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, लेकिन उनको पास की चीज़ें दिखाई देती हैं। द कॉजेज फॉर दिस इज दैट द सिल्वरी मसल्स डू नॉट रिलैक्स प्रॉपरली। इसका रीज़न ये है कि जो सिल्वरी मसल्स है ना वो पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं कर पाती, ठीक है। क्योंकि हमने जो फार बाई ऑब्जेक्ट था उसमें क्या पढ़ा था कि सिल्वरी मसल्स तो क्या हो, रिलैक्स में हो, और जो अपने लेंस हो वो थोड़ा सा थिन हो जाए, पतला हो जाए और वो लंबा हो जाए, और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, फोकल लेंथ यानी कि इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि द लेंस डज नॉट इलोंगेट भी नहीं हो पाता, लंबा भी नहीं हो पाता प्रॉपरली तरीके से, ड्यू टू विच इसकी वजह से जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज नहीं हो पाएगी, यानी कि सारी चीज़ें इसमें कम हो जाएंगी। एज अ रिजल्ट नो क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड, जिसकी वजह से क्लियर इमेज नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पे बेटा थोड़ा ध्यान देना, अभी अभी मैं पढ़ा के आई थी, आपको बता के आई हूँ कि जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ठीक है, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसमें मैंने बताया था कि जो लेंस है ना वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है लंबा, लंबा होने से वजह से हो जाएगा थिन। जो सिल्वरी मसल्स हो जाती हैं वो रिलैक्स में हो जाती हैं और अपने पास फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, बढ़ेगी। अगर ये तीनों चीज़ें इस तरह से हो रही है ना तो हमें बाहर की चीज़ जो मतलब दूर की चीज़ें है ना वो बहुत अच्छे से दिखाई देंगी। तो मायोफिया का मतलब क्या है कि जो हमें दूर की चीज़ ना दिखे, अगर दूर की चीज़ नहीं दिख रही तो इनमें कोई ना कोई डिफेक्शन मिलेगा। तो क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि इस केस में जो अपने पास लेंस है वो लंबा भी नहीं हो पाता और थिन भी नहीं हो पाता, पतला भी नहीं हो पाता, और अपनी जो सिलरी मसल्स है वो भी रिलैक्स नहीं कर पाती प्रॉपरली तरीके से, और जो अपना फोकल लेंथ है वो भी इंक्रीज़ नहीं हो पाता, वो भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें दूर का दिखाई नहीं देता। फिर इसका जो डिफेक्ट है वो क्या है कि आई बॉल बींग टू इलोंगेटेड, जो आई बॉल है वो बड़ी हो जाती है। द कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस बींग टू हाई, कन्वर्जिंग पावर है इसकी वजह से क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ड्यू टू दिस द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, जिसकी वजह से जो इमेज है ना वो रेटिना के पास में मतलब टच में नहीं, वो रेटिना से पहले बनना स्टार्ट हो जाएगी। एंड कैन नॉट बी आइडेंटिफाई द ब्रेन, जिसकी वजह से ब्रेन आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। करेक्शन कैन बी डन बाय यूजिंग स्पेक्टलेस, यानी कि इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, हमें स्पेक्स लगाने चाहिए कंटेनिंग कनकेव लेंस जिसके अंदर हो दैट डाइवर्स द रेज, जो कि रेज को क्या कर सके, डाइवर्स कर सके पहले, और आवर आइज लेंस आर, पहले तो वो क्या करे, लाइट को डाइवर्स करे, और फिर उसके बाद जो हमारी आंखों के अंदर लेंस है वो उसको क्या कर दे, कन्वर्स कर दे। कन्वर्स करने से जो उनकी प्रॉपर तरीका मेंटेन था कि लेंस लंबा हो, थिन हो, फोकल लेंथ बढ़ जाए, सिलरी मसल्स क्या होने लग जाए, रिलैक्स करने लग जाए, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली तरीके से होना स्टार्ट कर देती हैं। और जो इमेज रेटिना से पहले बनी थी इनकी वजह से वो रेटिना पर बनने लग जाती है, और रेटिना पे जैसी इमेज बनेगी उसको हमारा ब्रेन बहुत ईजिली क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई। अब अपने पास आता है हाइपर मेट्रोफिया। तो इसको हम लॉन्ग साइटनेस बोलते हैं, यानी कि लॉन्ग साइटनेस मतलब हमें दूर का तो दिखेगा लेकिन हमें पास का नहीं दिखेगा। तो इट इज़ ए डिफेक्ट इन विच ए पर्सन इज अनेबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बट कैन सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसा डिफेक्ट है जिसमें पर्सन को पास का दिखाई नहीं देता लेकिन उसको दूर का दिखाई देता है। द कोज इज दैट द क्लीसिलरी मसल डू नॉट कंट्रैक्ट, अच्छी तरीके से कंट्रैक्ट नहीं हो पाती। अभी अभी हम पढ़ के आए थे जो पास की चीज़ें होती है उसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, लेंस छोटा होना चाहिए और मोटा होना चाहिए, और जो फोकल लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें अगर ऐसा नहीं होगा तो मतलब हमें पास का दिखाई नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें अगर अपोजिट हो जाएं तो वो इस बीमारी के लक्षण है। क्या कि सिलरी मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, लेंथ है वो छोटा और थिक नहीं हो पाता, ड्यू टू विच जिसकी वजह से फोकल लेंथ है वो डिक्रीज नहीं हो जाएगी, वो क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से द इमेज फॉर्म्ड इज़ नॉट क्लियर, इमेज अच्छे से क्लियर नहीं होगी और वो हमारे ब्रेन को आइडेंटिफाई मतलब हमारा ब्रेन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अब इसका डिफेक्ट क्या है कि आई बॉल्स बीइंग टू शॉर्ट, इसमें आई बॉल्स होते हैं वो छोटा हो जाता है, एंड
जो कन्वर्सिंग पावर है हमारी लेंस की बीइंग टू लो, वो भी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, बीइंग टू लो हो जाएगी ड्यू टू दिस, जिसकी वजह से क्या होगा, द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, जो इमेज वो रेटिना के पीछे बनेगी, ठीक है, जिससे कि करेक्शन कैन बी डन, मतलब वो हमें दिखाई नहीं देगी, इमेज हमें तभी दिखाई देगी जब वो रेटिना पे बने, अगर वो रेटिना से पहले या रेटिना के बाद में बनती है ना तो भी हमें नहीं दिखाई देगी। तो इसका करेक्शन क्या करें, हमें स्पेक्स लगाने चाहिए जिसके अंदर कन्वेक्स लेंस हो। वो क्या करेगा, सिलरी मसल्स की जो पावर है ना उसको बढ़ा देगा, लेंस है उसको छोटा कर देगा, और रेटिना के ऊपर जो फोकल लेंथ की वजह से जो इमेज बनेगी वो फोकल लेंथ को भी डिक्रीज कर देगा, और हमारे पास पूरी तरीके से रेटिना पर ही क्या होंगी, रेज कन्वर्ट होंगी और इमेज रेटिना पर ही बनेगी, ठीक है। फिर आता है प्रेस बायोफिया, ये होता है बूढ़ों के अंदर बीमारी होती है। तो इट हैपन्स विद ग्रेजुअली इंक्रीजेज इन एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो ये हमारे अंदर आना स्टार्ट कर देता है। आवर सिलरी मसल्स लाइक अदर मसल्स वीकन, यानी कि हमारी जो सिलरी मसल्स है या जो दूसरी मसल्स होती हैं उनकी तरह वीक होने स्टार्ट हो जाती है। दैट इज़ दे कांट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स प्रॉपरली, ना तो वो कंट्रैक्ट हो पाएंगी इजिली और ना ही वो रिलैक्स हो पाएंगी। एज ए रिजल्ट ए पर्सन कैन नॉट सी नियर और फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, जिसकी वजह से पर्सन को ना तो दूर की और ना ही पास की चीज़ें अच्छे से दिखेंगी। करेक्शन कैन बी डन बाय यूज ऑफ स्पेक्सलेस, हमें लगाना चाहिए यानी कि ऐसा स्पेक्स जिसके अंदर दोनों तरह के लेंस हो, कनकेव भी और कन्वेक्स भी हो, ठीक है। फिर अपने पास है कि वी ऑल हैव टू आइज एज देयर ए फ्यू एडवांटेजेस ऑफ दैम, मतलब हम सभी के पास दो ही आंखें हैं और उनकी जो एडवांटेज क्या है कि टू इंक्रीज द ओरिजेंटल व्यू, मतलब हमारी जो सामने की देखने की क्षमता है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। टू इंक्रीज द ओरिजेंटल व्यू ऑल्सो, ठीक है, बढ़ जाए। टू आई आर सेपरेटेड बाय फ्यू सेंटीमीटर्स, जो हमारी आंखें होती हैं वो कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर ही क्या करती हैं, मतलब देख सकती हैं। और इंक्रीज द एबिलिटी टू जज द डेप्थ, और मतलब बहुत, अगर मैं बहुत ज़्यादा पास लाके कोई चीज़ देख रही हूँ तो भी मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देगी, और अगर मैं बहुत ज़्यादा दूर जाके देख रही हूँ तो भी मुझे अच्छे से नहीं दिखाई देगी। तो इसके कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं कि जहाँ तक हमारी ह्यूमन आई है वो बहुत अच्छे से देख सकती है। तो फार पॉइंट इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब मेज़र नहीं कर सकते, किसी की 6x6 है, किसी की 6x2 है, मतलब कुछ भी लगा लो, तो उसकी वजह से मतलब कम दूर हो जाता है डिस्टेंस। नियर बाई जो पॉइंट है 25 सेंटीमीटर तक अगर कोई चीज़ हमारी आंखों के से दूर है तो हमें साफ दिखेगी, अगर उनके जो डिस्टेंस है वो हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर से कम हो जाए, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए, तो हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देगी, ठीक है। फिर अपने पास आता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, बेटा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो चैप्टर है ना अपना, ये बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन को कंटेन करता है, जैसे कि 5 नंबर का, 3 नंबर का, ठीक है। तो इसको ना अच्छे से करो, इसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है, या तो वो ह्यूमन आई पे आएगा, या फिर वो किसी डिफेक्ट पे पूछा जा सकता है, या फिर वो रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म से, डिस्पर्जन से, किसी से भी। तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखना। तो प्रिज्म क्या होता है कि इट इज़ ए पीस ऑफ ग्लास, ये ग्लास का एक ऐसा टुकड़ा होता है, और एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिस ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके अंदर से हम आसपास मतलब क्लियरली देख सकें। बाउंडेड बाय ट्रायंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस, जिसके 3 तो रेक्टेंगुलर सरफेस हों, जैसे इस तरह से वो अपने पास एक यूँ, एक इसके पास यूँ और एक इसके पास यूँ, नीचे से ऐसा होता है, और 3 इसके अंदर क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप्स होती हैं, यानी कि इसके ऊपर जो होती है ना वो ऊपर जाके इस तरह से पिरामिड की तरह खड़ा हो जाता है, अगर आप अच्छे से देखो तो प्रिज्म को। तो इसमें क्या दे रखा है कि ट्रायंगुलर जो रेक्टेंगुलर सरफेस होता है ना उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। एंड द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड, यानी कि एंगल बिटवीन दो रिफ्रैक्टिंग स्पेस का जो एंगल होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं, या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। क्लियर। तो जो डायग्राम है वो आपको बुक के अंदर बहुत अच्छे से मिल जाएगा, नोट्स को अपने पास रखो, बुक को खोल के रखो और डायग्राम देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। द लाइन अलॉन्ग विच द 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, वो लाइन जो कि 2 रिफ्रैक्टिंग स्पेसेस के बीच के साथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस उसको मतलब मिलाती है। जैसे एक सरफेस ये हो गया और एक सरफेस इसको ऐसे मिला रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन है मेरे हाथों की, यानी कि ये वाली जो टच हो रही है ना, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग द एज बोलते हैं, ठीक है। एनी सेक्शन ऑफ प्रिज्म विच इज़ परपेंडिकुलर द रिफ्रैक्टिंग एज, वो कोई भी सेक्शन प्रिज्म का जो कि रिफ्रैक्टिंग एज के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ एज बोलते हैं हम उसको, ठीक है। फिर अपने पास है डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड ग्लास स्लैब इज नोन। अब प्रिज्म में और स्लैब में हमारे पास क्या डिफरेंस है, इन स्लैब द इमर्जेंट रे
इज़ पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। जो इमर्ज हुई है रे और जो इंसिडेंट रे है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, बट इन केस ऑफ प्रिज्म के केस में इमर्जेंट रे इज़ नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ग्लास स्लैब है, यहाँ आएगा हमारे पास, थोड़ा सा हल्का सा डाइवर्ट होके वो वापस इसमें आ जाएगा, यानी कि एक तरह से पैरेलल का काम करता है। प्रिज्म का अगर हम लें तो यहाँ से लाइट पड़ी, इधर गई और इधर आ गई, यानी कि इस तरह से मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। फिर इसमें आता है अपने पास क्या, इज़ नॉट पैरेलल टू इंसिडेंट बिकॉज अपोजिट फेसेस ऑफ प्रिज्म आई आर नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। क्योंकि जो अपोजिट फेसेस है प्रिज्म के वो इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होते, बिकॉज अपोजिट फेसेस ऑफ प्रिज्म आई आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, वो आपस में पैरेलल नहीं होते। ठीक है, ये लाइन 2 बार लिख दी शायद मैंने। तो यहाँ पे मेरे पास जो है रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म है वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, रेयर पूछा जाता है। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन है वो डिस्पर्जन में से पूछा जाता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, इसको हम करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अपलोड होने के लिए। तो स्पेशली ये मेरे पास आई थी रिक्वेस्ट वर्षा की, तो बेटा आप इसको देखो, नोट करो, और बाकी की कुछ वीडियो मैं कल ही डाल दूँगी। ठीक है, अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं कल डाल दूँगी आपकी वीडियो बना के, और जो 3 टॉपिक मेरे पास रह जाएंगे ना उसको मैं डालूँगी बेटा संडे को, क्योंकि मेरे पास बीच में ना थोड़ा सा टाइम कम है। तो मैं वो जो 3 टॉपिक लास्ट के हैं आपके वो कौन कौन से बचे हैं एक बार मैं आपको बता दूँ, रिमाइंड करवा दूँ। ये टॉपिक्स हैं मेरे यहाँ पे, एक तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये आता है स्टार्टिंग में ही बताए थे टॉपिक्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, टिंडल इफेक्ट एंड स्कैटरिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये मैं डालूंगी आपके संडे को। एक टॉपिक अपने पास रहता है यहाँ पे डिस्पर्जन, और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ये दोनों मैं कल डाल दूंगी आपके। ये दोनों लास्ट में जो टिंडल इफेक्ट और स्कैटरिंग बचता है ना, ये मैं संडे को डाल पाऊंगी। इनको मैं अभी अपलोड कर देती, मैं बना रखी है वीडियो, वो इसलिए नहीं डाली क्यों, मतलब अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आपको कल मिल जाएंगे इन दोनों के, और बाकी मैंने अभी बना दिए हैं। और टिंडल इफेक्ट और स्कैटरिंग मैं आपकी संडे को डालूंगी, अपलोड करूँगी। अगर बीच में मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं तब भी कर दूँगी। ठीक है, टिंडल इफेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर आपके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब या तो डाल देना, नोटिस मैसेज कर देना मेरे पास, मैं कोशिश करूँगी, मैं भी शायद कल ही डाल दूँ टाइम मिल गया तो, नहीं तो आपके जो 5 टॉपिक्स हैं ना वो सारे मैं कंप्लीट कल तक कर दूँगी अपलोड। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बेटा, अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो सारे, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोलो कि सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी क्या मिले, हेल्प।